नमस्कार मित्रों, वापस से आप लोगों का स्वागत हो गया है एक और तड़कती भड़कती वीडियो में। तो देखो, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बायो का जो पहला चैप्टर है हमारा साइंस में, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके अंदर ना ये चैप्टर पार्ट्स में बटा हुआ है। तो हम आज पहला पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ये एक बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, तो हमें अच्छे से इसे कवर करना पड़ेगा। तो मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन क्या चीज है, न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, बैलेंस डाइट क्या होती है, हमारा डाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंजेशन, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, हमें बेसिक तो पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है आखिरकार। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब कि हमारा फूड खाने का प्रोसेस है, एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, देखो हम फूड खाते हैं, वो हमें क्या देता है, हमें एनर्जी मिलती है फूड से। वो हम पढ़ेंगे कैसे मिलती है। एनर्जी मिलती है फूड से, ग्रोथ होती है हमारी, और हमारी जो बॉडी के सेल्स वगैरह हैं वो रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को टेक इन करने का और उसे यूज करने का, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, समझ में आया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, सबको न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए। क्या है, टू सरवाइव, जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यानी कि न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स में होते क्या क्या है। कार्ब्स, जो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर को कंज्यूम करते रहना चाहिए। ये हमारे अंदर की सारी चीजों को बाहर निकाल देता है, मतलब जितना भी खराब सामान होता है सारा बाहर आ जाता है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, हमने पता कर लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन का पता चल गया क्या होता है, पर अब ये जरूरी क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जरूरी क्यों है, हम इसके बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरी क्यों है। देखो, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें क्या देता है, सबसे पहले तो एनर्जी देता है, हमें काम करने की शक्ति देता है कि हम काम कर सकें अपना। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब मैं बड़ा हो रहा हूं, यानी कि मैं लंबा हो रहा हूं, मैं मोटा हो रहा हूं, मेरी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, मेरी बॉडी बन रही है, तो इसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने देखा होगा जो जिम ट्रेनर्स या फिर जिम ट्रेनी होते हैं, वो बहुत प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं। क्यों, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा हो सके, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके बॉडी की। ठीक है, रिपेयर्स डैमेज टिश्यू। अब टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये हमारे डैमेज, यानी कि जो फटे हुए टिश्यूज होते हैं उन्हें रिपेयर करता है। मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस, अब हम जो बॉडी फंक्शन करते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इन सारे बॉडी फंक्शंस को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। हम चल रहे हैं ना, वो भी एनर्जी की वजह से चल रहे हैं, और एनर्जी कहां से आ रही है, न्यूट्रिशन लेने से आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसके भी मोड्स होते हैं, न्यूट्रिशन लेने के भी मोड्स होते हैं। दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो मोड होते हैं जो अपने आप होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन अपने आप से ले ले। ठीक है, अपने आप से जो न्यूट्रिशन ले लें उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिपेंड होना पड़े किसी और पे, डिपेंड होना पड़े या तो ऑटोट्रॉफिक पे या दूसरे हेट्रोट्रॉफिक पे। ठीक है, तो इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं,
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो वेज यानी कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं कहने के लिए, ठीक है, वो भी ज्यादातर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंड हो, और ऑटोट्रॉफ जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। अब बहुत ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। पानी एक बहुत सिंपल सब्सटेंस है जो हर जगह अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना सकें सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये कहां होता है? यूजुअली अकर इन ग्रीन प्लांट्स, या फिर और सियानोबैक्टीरिया में भी ये होता है, ठीक है। सियानोबैक्टीरिया भी क्या करता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। ऑटोट्रॉफ है सियानोबैक्टीरिया। फूड इज प्रोड्यूस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, हर पौधे में होता है जो ग्रीन है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब देखो ये बात हम आगे करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में। क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए खाली ग्रीन प्लांट्स में होता है, कोई और प्लांट है उसके अंदर नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं, फूड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखो यही बात आ गई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस, आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड पे। अब देखो एग्जांपल क्या है, प्लांट्स एंड एल्गे। एल्गे क्या है? एल्गे भी ग्रीन कलर का होता है अगर आपने देखा हो, ठीक है। एल्गे प्लांट कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। ये भी ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये भी अपना खुद का खाना बना सकता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, इसीलिए ये क्या है, ये एक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट पे। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। देखो ये वर्ड हमेशा याद रखना, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसमें केमिकल्स का भी यूज होता है कहीं ना कहीं बीच बीच में। तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अब देखो यूजिंग सनलाइट यहां क्यों आया? जैसा मैंने आपको यहां पे बताया कि सनलाइट के बिना जो फूड है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि सनलाइट को यूज किया जाता है जब फोटोसिंथेसिस अकर होता है और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, क्योंकि बिना सनलाइट के खाना नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? देखो सनलाइट फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड क्लोरोफिल, वो तो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या बनती है इसकी, ये होती है CO2। देखो यानी कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से प्लांट ने, फिर सॉइल से क्या आई, H2O आई, ठीक है, यानी कि पानी आया, फिर प्लांट ने एब्जॉर्ब करी सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल, ठीक है, ये समझ आया। अब आगे जाके क्या बना? आगे बनेगा C6H12O6, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, प्लस O2। अब O2 ये क्या है? ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर सारे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल जिंदा हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा बचाओ, ठीक है। क्योंकि फिर अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो O2 देने वाला कोई नहीं होगा। ग्लूकोज ये इनका खुद का खाना होता है, जिसे ये स्टार्च के फॉर्म में सेव कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, ठीक है।
ये इसकी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो यूज होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। मतलब ग्रीन प्लांट्स से करते हैं फोटोसिंथेसिस को ताकि वो अपना खाना बना सकें सनलाइट का यूज करके। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब देखो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम अपना खुद का खाना बना सकते हैं? तुम्हारे अंदर है क्लोरोफिल? लगता है तुम्हें? नहीं बना सकते। तुम तो चलो छोड़ो, बोलता नहीं। हम अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है सब्जियों के लिए, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है व्हीट के लिए, राइस के लिए, ठीक है। तो हम अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स, जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। इनके एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस, फंगई, ठीक है। अब देखो टाइप्स होती हैं इसकी। होलोजोइक, होलोजोइक वो होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? होलोजोइक। कट होलोजोइक के अंदर आ जाता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे निर्भर करें। कोई बॉडी मर गई, यानी कि कोई जानवर मर गया, कोई प्लांट मर गया, उसके जो डेड रिमेन्स हैं वो जमीन पे पड़े रहते हैं, तो ये सैप्रोफाइट्स उसके ऊपर चिपक के, यानी कि उसे खा के, एज अ एनवायरमेंटल क्लीनर भी हम इन्हें कह सकते हैं। एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं ये, तो ये क्या होते हैं? एनवायरमेंटल क्लीनर्स होते हैं, ठीक है। यही साफ करते हैं पूरे एनवायरमेंट को। अब पैरासिटिक, पैरासिटिक देखो डेड एंड डिकेइंग का क्या मतलब? सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक पे आते हैं। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक में एक चीज होती है होस्ट और एक चीज होती है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है ना, देखो ये मानो एक मैंगो ट्री है और इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है? ये है अमरबेल। अमरबेल को हम क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कस्क्यूटा, अमरबेल। ये मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ जाती है और ये मैंगो ट्री का जितना न्यूट्रिशन है ना, उसे सक करती रहती है, सक करती रहती है थ्रू सकर्स, ठीक है। सकर्स एक छोटा सा पार्ट होता है इनके अंदर जिससे ये सक करती है सारा न्यूट्रिशन। अब मैंगो ट्री क्या हुआ इधर? मैंगो ट्री तो है होस्ट, और अमरबेल क्या है? अमरबेल है पैरासाइट, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ही लिया है जो कि है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये मेनली ह्यूमंस एंड एनिमल्स में देखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बताया था ना, होलोजोइक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर हुआ वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स इसका एग्जाम्पल है। अब देखो इसके कुछ स्टेप होते हैं, लेकिन ये 5 स्टेप के अंदर अकर होता है। सबसे पहला इंजेशन, खाना खाया। डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्ट हुआ। एब्जॉर्प्शन, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उसे एब्जॉर्ब करा। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, बॉडी में फैलाया, एसिमिलेट करा। फिर इजेशन, जो खराब सामान है उसे इजेक्ट कर दिया, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। इन 5 स्टेप्स के अंदर ये जो न्यूट्रिशन है ये होता है। एग्जाम्पल ह्यूमंस और ऊपर ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे दिया, ठीक है। अब देखो ह्यूमन डाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक मेन ऑर्गन, एक साइड ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन्स में ये 5 ऑर्गन्स आते हैं: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब माउथ के अंदर ही क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें साइड ऑर्गन में नहीं लेंगे। माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, टीथ होते हैं और टंग होती है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो सलाइवरी ग्लैंड हो गए, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए। रेक्टम एनस भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से मेन ही है, ठीक है। और हमारे साइड में कौन से आते हैं?
हमारे साइड में आते हैं दो ऑर्गन, एक लिवर और एक पेनक्रियाज। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डाइजेशन में। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको? आप बताओ पहले, दिख रहा है ना? अब देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इंजेशन की बात करते हैं। आपने खाना खाया, माउथ के अंदर से खाना अंदर गया, ठीक है, इस मुंह के अंदर से खाना अंदर गया, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या हुआ, हमारे टीथ ने, जो हमारे टीथ है, टीथ होते हैं ना, उन्होंने क्या करा, मैकेनिकल डाइजेशन करी, जिसे हम घर के नाम, यानी कि उसका घर का नाम क्या होता है, यानी कि प्यार से बुलाते हैं उसे च्यूइंग। उसने, टीथ ने क्या करी, मैकेनिकल डाइजेशन करी और च्यूइंग करी कह सकते हैं। फिर इस च्यूइंग के बाद जो खाना है वो किसके पास पहुंचा, वो खाना पहुंचा टंग के पास। टंग ने, टंग के अंदर क्या होते हैं, टंग के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। अब हमें खाना कड़वा है, खाना मीठा है, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये जैसे हमारी जीभ है, यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे सावर, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसे, सॉल्ट, सॉल्टी, और यहाँ पे बिटर। और जब ये चारों एक साथ मिल जाएं तो ये क्या हो जाता है, स्पाइसी हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है। अब आ जाते हैं, थोड़े हम टॉपिक से भटक गए, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन हो गई फूड की, फूड आ गया हमारी टंग के पास, हमने टेस्ट कर लिया। अब टंग ही क्या करता है, जो हमारा सलाइवा होता है ना, टंग ही फूड को उस सलाइवा के साथ मिक्स करता है, ठीक है। अब सलाइवा के अंदर होता है ट्यालिन नाम का, ट्यालिन नाम का एक एंजाइम होता है, इसे हम प्यार से बुलाते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ट्यालिन नाम का होता है एक एंजाइम, ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च या फिर और कार्ब्स, हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। डाइजेशन करता है स्टार्च और कार्ब्स की। मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्यालिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर। अब देखो यहां इन्होंने दे रखा है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो इन्होंने ये पूरा नहीं बता रखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास मेनली 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तीनों के नाम पढ़ लेते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, और एक होता है सब मैनिलरी ग्लैंड। समझ में आया? ये 3 ग्लैंड होते हैं हमारे पास। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो 3 होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैनिलरी, ठीक है। इन 3 ग्लैंड्स में से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ में आया? अब खाना मुंह से गया सीधा अंदर, टीथ ने मैकेनिकल डाइजेशन करी, टंग ने सलाइवा के साथ मिलाया और टेस्ट दिया, सलाइवा के साथ मिला के यहीं पे हमारे कार्बोहाइड्रेट गए, पच, डाइजेस्ट हो गए। अब खाना उतरता है हमारे ईसोफेगस में, यानी कि जिसे हम घर के नाम से बुलाते हैं फूड पाइप। अब आ गया खाना ईसोफेगस में। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो माउथ का हो गया, टीथ च्यू द फूड एंड सलाइवा बिगिंस डाइजेशन। अब आ गया ईसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में आ गया। ईसोफेगस की स्पेलिंग कुछ लोग ये भी लिखते हैं और कुछ लोग ये भी लिखते हैं, ठीक है। 2 स्पेलिंग में लिखते हैं ईसोफेगस को, वैसे मेन ये होती है ओ वाली, स्टार्टिंग ओ से होती है। फूड पाइप में आ गया। अब फूड पाइप में आते ही देखो, ये आप मान लो ये आपका फूड पाइप है। ये क्या होता है, एक मस्कुलर पाथवे होता है,
ताकि खाना ना आराम से उतरते उतरते आराम से धीरे 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 नीचे जा सके हमारे पेटवा के पास, मतलब हमारे पेट के पास जा सके खाना। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर पाथवे होता है दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। अब ये खाना क्या हुआ, यहां पे आया, अब ये पतली होती है, तो अब ये बताओ खाना नीचे कैसे उतर रहा है? खाना तो मोटाइल नहीं है, ठीक है, खाना तो मोटाइल नहीं है, तो अब वो नीचे कैसे आ रहा है? अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट होती है, या फिर हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक मूवमेंट है या फिर पेरिस्टाल्सिस हम इसे बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसी होती है? देखो, पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। अब जैसे खाना नीचे जाता है ना, तो जिस पॉइंट पे खाना है वहां पे जो मसल है वो क्या है, रिलैक्स, और उसके नीचे की और ऊपर की दोनों तरफ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नीचे वाला खुलेगा तो ये वाला जहां फूड है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट होते ही खाना जाएगा रिलैक्स वाले एरिया में। तो ऐसे करते करते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना नीचे आता है और खाना सीधे पहुंचता है एक जे शेप्ड ऑर्गन के पास। अब ये जो जे शेप्ड ऑर्गन है ये और कोई नहीं, ये हमारे पेट हैं, हमारे पेट दादा। ठीक है, देखो ये हो गया आपका पेट, इसे हम बोल देते हैं स्टमक। अब इस स्टमक के अंदर खाना पचता है, बस खाने में पचता क्या है, प्रोटीन्स पचते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नीचे पच गए, मतलब ऊपर पच गए सलाइवा के थ्रू। अब यहां प्रोटीन्स आए, खाना आया, खाना पेट में आते ही हम इसे नाम दे देते हैं खाने को, फूड इन स्टमक को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, बोलस आ गया, मतलब पेट में आ गया खाना। अब इधर क्या होते हैं पेट के अंदर, ये मैंने छोटू छोटू से क्या बनाए, ये हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जैसे ही खाना आया ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए एक्टिवेट। गैस्ट्रिक ग्लैंड के एक्टिवेट होते ही इसके अंदर से निकला गैस्ट्रिक जूस। जूस पीना तो सबको पसंद है, पर इसे मत पी लेना क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, HCl होता है, यानी कि एसिड होता है। बट साथ ही साथ इस HCl के साथ इसके अंदर होता है म्यूकस प्लस पेप्सिनोजन, ठीक है, प्लस प्रोरेनिन। ठीक है, ये चार चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, एक आता है HCl, एक आता है म्यूकस, एक आता है पेप्सिनोजन और एक आता है प्रोरेनिन। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन है ना, ये क्या होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ये बबुआ अभी एक्टिव नहीं है, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत आलसी हैं। अब जब तक इनको लट से नहीं मारा जाता तब तक ये काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो HCl किसका काम करता है, लट का काम करता है। HCl इनमें दो मारता है, ठीक है, एक इधर से मारता है, एक इधर से मारता है। इधर साइड से पेप्सिनोजन के लगती है, इधर साइड से प्रोरेनिन के लगती है। ठीक है, अब पेप्सिनोजन जो है उसको जैसे ही HCl ने मारा तो वो क्या बन गया, पेप्सिन बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, अब एक एंजाइम बन गया, एक्टिव हो गया बिल्कुल। अब इसने क्या करा, प्रोरेनिन क्या बन जाता है, रेनिन बन जाता है। हम रेनिन की इतनी बात करते नहीं है 10th क्लास में। अब पेप्सिन ने क्या करा, पेप्सिन ने कहा मुझे बजाया ना HCl भाई, अब मैं भी किसी को बजा के आता हूं। अब ये क्या करता है, जो बोलस होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन तो है ही, अब ये जाता है प्रोटीन को बजा देता है, प्रोटीन को बजाता है और इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है और इसे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट अभी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ना ही कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हुए हैं, ना ही प्रोटीन, पर इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ला देता है। ठीक है, बजा दिया। अब ये बजते ही जो म्यूकस है, अब ये जो हमारी पेट की लाइनिंग है ना, इसे भी तो बचाना है, नहीं तो हमारा पेट फटेगा, HCl आया बाहर, हमारा ये स्किन फटी, HCl सीधा बाहर, हमारी बॉडी खत्म। अब
HCl से कौन प्रिवेंट करता है? स्टमक की लाइनिंग को HCl से प्रिवेंट करता है म्यूकस, ताकि जो HCl है वो बर्न ना करे। और कभी कभी तुम कहते हो ना कि अरे यार एसिडिटी हो रही है, इनो पी लेते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम या तो म्यूकस कम प्रोड्यूस हुआ होता है या फिर HCl ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो चुका होता है, तो हमारी जो पेट की लाइनिंग है उसके अंदर HCl गुदगुदी करने लगता है, यानी कि हमें मतलब थोड़ा थोड़ा गुदगुदी सा फील होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। क्योंकि HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो गया या फिर म्यूकस कम प्रोड्यूस हो गया। म्यूकस कम प्रोड्यूस हुआ यानी कि हमारी जो इनर लाइनिंग है वो थोड़ी हल्की ही प्रिवेंटेड है HCl से, और जिसके पास म्यूकस नहीं होता वो समझ जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आओ आओ आओ, देखो अब आगे बढ़ के क्या क्या करेंगे। देखो सब, अब बात आ जाती है, खाना पहुंच गया, पेट में पच गया प्रोटीन। अब खाना पहुंचा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट इससे पहले हम बीच की बात कर लेते हैं। भाई बीच में भी तो कुछ हुआ होगा, फैट वगैरह कहाँ पचे। ठीक है, अब देखो बीच की बात कर लेते हैं, साइड ऑर्गन्स की। अब आ गया लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, लिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर। ये क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अरे ये क्या हो गया? ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब ये जो बाइल जूस है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं है, बट ये एंजाइम तो नहीं है इसके अंदर, बट ये क्या करता है? ये करता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन करता है ये ऑफ फैट्स। फैट्स, मैंने कहा था ना फैट्स कहाँ पचे, फैट्स यहाँ पचे। इमल्सिफाई कर दिया इसने फैट्स, बाइल जूस ने। एंजाइम नहीं होता इसके अंदर कोई भी। बाइल हेल्प्स ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उन्हें तोड़ के छोटा 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 फैट का पार्टिकल टाइप बना देता है, जिसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गई, या फिर फैट ब्रेकडाउन हो गए इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट्स इजीली। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी हेल्प लेती है ताकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर सके फैट्स को आसानी से। ठीक है, स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लाइकोजन एंड विटामिन को ये क्या कर लेता है? अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन यहाँ पे काम आता है जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ग्लाइकोजन काम आता है। ठीक है, तो इसने क्या करा, लिवर ने क्या करा? ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में हेल्प करी, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में लिवर के बाइल जूस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब देखो दूसरी चीज है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस होता है। अब देखो पैनक्रियाज जो होते हैं ना, ये क्या होता है? ये है डुअल ग्लैंड या फिर और मिक्स्ड ग्लैंड। हमने दो ग्लैंड पढ़े हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ट्यूबलेस और एक्सोक्राइन ट्यूब वाले। तो ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि बीच का आदमी है। ये डुअल ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड इसका नाम होता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। ठीक है, पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड कनेक्टेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कनेक्ट होता है। दिखा देते हैं, फोटो में दिखाएंगे आपको। ये देखो, ये रहे आपके पीले कलर के पैनक्रियाज, ये कनेक्टेड है, लिवर भी कनेक्टेड है। लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है जो बचा लेता है बाइल जूस को अपने अंदर और एकदम से रिलीज करता है। ठीक है, पैनक्रियाज यहाँ पे है एक येलो कलर का। ये कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये डुअल ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये बात याद रखना। अब इसका फंक्शन क्या है भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में?
ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रखना, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या हेल्प करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेक डाउन में। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लिखा हुआ है वहां पे अमाइलेज। प्रोटीन के लिए होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, जो ट्रिप्सिनोजन से बनता है। और फैट्स के लिए होता है मेरे ख्याल से क्या दे रखा है, लाइपेज। हाँ जी, लाइपेज होता है, ठीक है। ये छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, प्रोटीन्स को ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं ये एंजाइम इसको, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखो बात आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? कंप्लीट डाइजेशन करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन से 3 हिस्सों में बटा हुआ है? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। डुओडेनम स्टार्टिंग वाला पार्ट, जेजुनम बीच वाला घुचड़ 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 मुचड़ वाला पार्ट, और इलियम एंडिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर से हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं विलाई। विलाई क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं जी। पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए, और वो पानी किसके थ्रू निकलता है? एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है, वो भी बहुत हल्का बहुत, ठीक है, एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है। विलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, और सारा वेस्ट मटेरियल आगे जाता रहता है, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल है वो आगे जाता रहता है, ठीक है। चर्न्स एंड मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। 2 डाइजेस्टिव जूस बताए थे मैंने आपको, पैनक्रियाटिक एंड बाइल। इन दोनों के साथ मिक्स करता है। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? ज्यादा मतलब जो एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं और इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर या फिर पार्टिकल्स के अंदर। बिगिंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब यहां पे होती है कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीटली पच जाएंगी। बस लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, बचा कुचा पानी एब्जॉर्ब करेगा और उसे भेज देगा सीधा रेक्टम में। रेक्टम स्टोर करेगा थोड़े टाइम तक स्टोर करने के बाद जब भर जाएगा, लीटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि जब टैंकर फुल हो जाएगा, तो एनस के थ्रू, जो एनल स्फिंक्चर होता है या फिर एनस होता है, जिसमें से मतलब जो क्या बोलते हैं, छोड़ो जो ही बोलते हैं, वो मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, ठीक है, एनस के थ्रू। अब देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है अरे ये क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट डाइजेशन हैपेंस हियर, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स सारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ताकि ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, फैला देगा सब में, पूरी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स फैल जाएंगे ब्लड के थ्रू, तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और जो इतना भी वेस्ट है वो चला जाता है इलियम के पास। इलियम उसे कहां भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो सॉलिड बच गया उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब हो गया वाटर, फॉर्म्स एंड स्टोर्स वेस्ट। अब उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? फीसिस बोलते हैं, ठीक है, जो आप सुबह सुबह निकालते हो उसे हम क्या बोलते हैं? फीसिस बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया। अब देखो फीसिस आ गया बाहर, अब रेक्टम के अंदर ये थोड़ी देर तक रहता है, यानी कि थोड़े टाइम तक, अरे ये क्या हो गया, थोड़े समय तक रहता है ये रेक्टम के अंदर, और रेक्टम इसे स्टोर करके रखता है जब तक कि ये पूरा फिल ना हो जाए, और फिल होते ही एनस के थ्रू ये क्या हो जाता है? रिलीज आउट हो जाता है
जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी का सब बाहर आ जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन समझ आया। अब देखो जो एक बात बतानी रह गई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो मतलब आदमी की डाइट पे डिपेंड करता है कि लंबा होगा या छोटा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, हॉर्स, जो घास खाते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन है, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा क्यों होता है? ताकि वो सेल्यूलोज जो एक चीज होती है, सेल्यूलोज, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ये बहुत मतलब कि बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबा होगा। हम जैसे ह्यूमन बींग्स का छोटा होता है या फिर कार्निवोर्स का छोटा होता है, क्योंकि उन्हें मांस डाइजेस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता, मांस बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू सेल्यूलोज। बहुत लोग इसके ऊपर भी आवाज उठा देते हैं। अब आ गया बैलेंस डाइट। हमें ना ये साइंस तो पढ़ ली, अब देखो लोग कहते हैं यार मोटापा कम नहीं हो रहा। अब मोटापा कम क्यों नहीं होता? अब आदमी सुअरों की तरह खाता है, ठीक है, आदमी बहुत ज्यादा खाता है। देखो जो हमारा पेट है ना, अरे ये क्या बना दिया मैंने देखो ये जो हमारा पेट है ना, इसके अंदर क्या है, जो सामान पच जाएगा, जो खाना पच जाएगा वो तो पच जाएगा, जितना आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, जितनी आपकी अवेबिलिटी है ना पेट के अंदर, उतना ही खाना पचेगा। नहीं तो बचा कुचा जमा होता रहता है हमारी बॉडी में भी, जैसे प्लांट्स के अंदर जमा होता रहता है स्टार्च के फॉर्म में। अब जो बचा कुचा स्टोर होता रहता है ना, वो धीरे धीरे आपका फैट इंक्रीज करता है। अब फैट इंक्रीज हो रहा है यानी कि आप क्या होगे, मोटे होगे। अब आप सोचोगे यार भैया ये बात बताओ, जो स्टार्च है वो तो प्लांट यूज कर लेते हैं, हम क्यों नहीं यूज कर पाते? देखो हम भी यूज करते हैं, पर हम यूज उतना ही करेंगे ना जितना हमें जरूरत है। अब ऐसा तो है नहीं जितना बच गया उसमें से सारा का सारा एक बार में हम यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा यूज करते रहते हैं ताकि एनर्जी बनी रहे हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी डाउन ना हो, हम बिस्तर पे ना लेटें, ऐसा काम है। ठीक है, अब आदमी खाया सो गया, खाया सो गया, ऐसे तो आपका जो पेट है वो बनेगा ही भाई, पेट बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करनी होती है, एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट कैसे? यानी कि हमें इंसानों की तरह खाना है, कम खाना है, कम सोना है, यानी कि मतलब एवरेज खाना है, जितना आपके अंदर, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना खाना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से लेने हैं, रोटी अच्छे से खानी है, चबा के खानी है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये हाइट इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और स्फूर्ति लाने में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फैट्स ये जितना कम खाओ उतना बढ़िया है, बट खाने चाहिए, हर एक चीज़ खानी चाहिए, पर लेवल पे खानी चाहिए। विटामिन्स, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। मिनरल्स, वाटर, वाटर सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। खाना मत खाओ पर पानी मत छोड़ना, पानी आपको भूख नहीं लगने देता बहुत टाइम तक। ठीक है, पानी पियो, खूब पियो, एक दिन में 4-5 लीटर पी जाओ, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी, मस्त एकदम सिल्की। ठीक है, फिर आ जाओ फाइबर। फाइबर फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, ग्रेप्स, गुआवा, ये सारी चीज़ें खाओ, मतलब नॉर्मल नॉर्मल खाओ, इतनी ज़्यादा नहीं। फिर आ जाओ इसके बेनिफिट्स, इससे क्या रहता है, गुड हेल्थ रहती है। देखा है आपने बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, उनके अंदर क्या कमी है, वो मतलब होते ऐसे ही हैं कि जितना आ रहा है बस आने दो, हमें बस खाने से मतलब है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, फिर जाके सो जाओ, काम धंधा कुछ करना नहीं। ठीक है, ये वाली बात है, तो इससे उनकी हेल्थ खराब होती है। बैलेंस डाइट लोगे तो अच्छी हेल्थ ऑब्वियस रहेगी। जॉगिंग करा करो, जॉगिंग करने से भी आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप होगी। ठीक है, दिमाग बुद्धि तेज होती है बैलेंस डाइट लेने से, भरा मत करो। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी अच्छी होती है। आपने ऐड देखा होगा, बहुत सारे ऐड देखेंगे कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी सुधारो, इस जूस को पियो। ऐसा कुछ नहीं होता, जूस पीने से कौन सी इम्यूनिटी सुधर रही है, उससे तो और ख़राब हो जाती है।
ठीक है। इम्यूनिटी सुधरती है बैलेंस डाइट से। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही था, यही बताना था। आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक इंटरेस्टिंग आने वाला है, जो कि है रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेनी है। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक, सांस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बताना आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, समझ आया? ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ आया तो एक बार फिर देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से बोर्ड के पेपर में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।